वेलकम बैक। ये टाइम जो है ना वो एक्सपायरी हो गई थी। अच्छा जी, तो इन सम इंस्टांसेस कब मे बी द ओनली सिम्टम एक्सपिरेशन एफर्ट्स एंड बिकम्स प्रोलॉन्ग। मैंने आपसे कहा ना कि किस तरह आप अपने आप को जो है वो कहते हैं ना कि कंफर्ट और आपको ऑक्सीजन मिल सके, किस तरह सांस लेते हैं कि सांस इनहेल करके इसी तरह और आहिस्ता आहिस्ता मुंह से जो ना वो निकालते हैं। ये एक तरीका होता है। As the exacerbation progresses, diaphoresis, tachycardia, and widened pulse pressure may occur along with hypoxemia and central cyanosis. अच्छा जी, ये क्या है? इंटरेस्टिंग टर्म्स। एग्जासर्बेशन का मतलब ये कि सपोज आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हाँ, या एग्जासर्बेशन प्रोसेस का मतलब ये कि अग्रेवेट हो जाता है, साइन सिम्टम बढ़ जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाती है, तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वाइड एंड पल्स प्रेशर होता है, में अलॉन्ग विद हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि ब्लड में आपका ऑक्सीजन कम हो गया है। सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस का मतलब है कि आपका चेस्ट और ये सेंटर जो है ये साइनाटिक हो जाता है, ब्लूइश कलर इख्तियार कर लेता है, इसको सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री टेकिंग, a complete family environmental and occupational history is essential. Family history, history of asthma in family, environmental history, seasonal changes, high pollen counts, mold, climate changes, particularly cold air and air pollution. ये सारी चीज़ों के लिए आप असेस करते हैं। मरीज आपके पास आता है तो ये सारी कहानी आपने उनसे सुननी है, ये पूछना है कि आया उसको कोल्ड से कोई एलर्जी तो नहीं है, जहाँ पर रह रहा है वो कोल्ड तो नहीं है, पॉल्यूटेंट उधर तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। Occupational history, occupation related chemicals and compounds including metal salts, wood and vegetable dust. Occupational history में occupation related chemicals और compounds जैसे मेटल साल्ट है, वुड है, वेजिटेबल डस्ट है, जो कारखानों में काम कर रहे हैं उसी हिसाब से आप पूछेंगे। मेडिकेशन फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, एस्पिरिन को अक्सर लोग जो है ना वो एलर्जिक होते हैं। Industrial chemical and plastic biologic enzymes, for example, laundry detergents, animal and insect dust and secretions. ये जो चीजें हैं केमिकल इंडस्ट्री में अगर कोई काम करते हैं, प्लास्टिक में काम करते हैं, जो बायोलॉजिक एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कपड़े धोते हैं और उसमें जो केमिकल यूज होता है, एनिमल इंसेक्ट डस्ट, जानवरों और हशरात के जो डस्ट होते हैं, हाँ, गर्द गुबार और सिक्रीशन उनके होते हैं। कभी कभार बिल्ली जो केट है उसके पेशाब से लोगों को एलर्जी होती है, हाँ, तो उनके सिक्रीशन से भी हो सकता है। वो तो एक्सक्रीशन है, लेकिन सिक्रीट अगर वो करते जैसे सेलेवा है, सेलेवा इज द सिक्रीशन, उससे भी हो सकता है। अच्छा जी, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि आप ये साइन सिम्टम देखेंगे। डिस्निया, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि नहीं है, सांस फूल जाता है कि नहीं फूलता, एक्सपायरेटरी वीज, हाँ, और जब वो सांस निकालते तो वीजिंग एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, एक्सेसरी मसल मूवमेंट, जब वो सांस लेते और लेते तो चेस्ट के जो मसल है उसका मूवमेंट होता है कि नहीं होता, कि उनको तकलीफ होती है इस तरह, तो ये चेस्ट पूरी तरह जो है ना वो हिल जाता है, इसको हम एक्सेसरी मसल यूज कहते हैं। डिफिकल्टी इन फीडिंग, और जब वो खाना कुछ ले रहे होते हैं तो कांसी की वजह से वो सही तरीके से नहीं ले पाता। टॉकिंग में भी मसला होता है, गेटिंग टू स्लीप, और स्लीपिंग में जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। इरिटेबिलिटी टू कफ, कफ जब होता है तो बड़े इरिटेबल होते हैं, हाँ, बेचैन होते हैं। एक्जिमा, स्किन एलर्जी की डिजीज है, स्किन एलर्जी, हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है कि जो नाक है वहां से पानी बहता है कि नहीं बहता, वहां की इन्फ्लेमेशन होती है कि नहीं होती, इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अच्छा जी, लंग फंक्शन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। मैंने कहा कि पीक फ्लो जो मीटर हैं, हाँ,
फ्लो मीटर जिसको कहते हैं, या पीक फ्लो मीटर कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट के लिए, उसको वो कहते हैं कि सांस ले लें और फिर एक्सहेल कर दें और देखते वो गोले को कि वो आगे अपने हद तक पहुंच जाता है कि नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसके लंग की कैपेसिटी जो है ना वो कम है। शोज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ eosinophils एंड पेरिफेरल ब्लड टेस्ट में, हाँ ब्लड टेस्ट में eosinophil जो है वो बेसिकली रिलीज होता है जो कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है। eosinophil is a white blood cells which increase in case of allergy when there is inflammation. Peripheral by more than 0.4 into 109 per liter. Sputum test, the presence of large numbers of eosinophil in the sputum is a more useful diagnostic tool. स्प्यूटम टेस्ट में आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसका कल्चर करते हैं, हाँ तो उसमें आया कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है, हाँ और उसमें eosinophil है कि नहीं है। chest x-ray, there are no diagnostic feature of asthma on the chest x-ray. Skin test, skin prick test should be performed in all cases of asthma to help identify allergic causes. Allergic cause के लिए करते हैं। Essential diagnosis, episodic or chronic symptom of airflow obstruction, breathlessness, cough, wheezing, and chest tightness. Symptom frequently worse at night or in the early morning. Prolonged expiration and diffuse wheeze on physical examination. Limitation of airflow on pulmonary function testing. Complete or partial reversibility of airflow obstruction, either spontaneously or following bronchodilators therapy. ब्रोंकोडायलेटर का क्या मतलब है कि आपके जो सांस की नाली है, जब ब्रोंकोडायलेटर आप ले लेते हैं जैसे साल्ब्यूटामोल है, हाँ और भी आ रहे हैं आगे, तो वो आपकी नाली का जो स्पेजम है वो खत्म कर देते हैं और उसको खोल देते हैं, उसको हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, प्रिवेंट एज्मा एग्जासर्बेशन। एग्जासर्बेशन का मतलब है कि इसको खराब होने से बचाएं। प्रिवेंट एज्मा, आपने पेशेंट को ऐसे छोड़ दिया तो और ज्यादा खराब हो जाएगा और उसकी नाली जो है ना और ज्यादा अफेक्ट होगी, फिर फर्दर जो है ना वो रिवर्सिबल नहीं होगी। मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन एज क्लोज टू अनॉर्मल एज पॉसिबल। पल्मोनरी फंक्शन का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि उनको नॉर्मल कंडीशन की तरफ ले आए। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम एज्मा मेडिकेशन, हाँ और एज्मा के जो मेडिकेशन है उसके एडवर्स इफेक्ट्स को अवॉइड करें। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ इररिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन, और हमने कहा कि जब एक वक्त आ जाता है जब आपकी कंडीशन इररिवर्सिबल हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट को आप अल्लाह के आसरे पर आप छोड़ दें और वो फिर इररिवर्सिबल वापस नहीं या रीमॉडलिंग हो जाए। प्रिवेंट एज्मा मॉर्टेलिटी, और एज्मा मॉर्टेलिटी जो है उसको प्रिवेंट करें। मतलब अगर आप काम करेंगे, एलर्जन वेलर्जन को उनको टीचिंग करेंगे, मेडिकेशन प्रॉपरली लेंगे तो फिर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। रीअश्योर द पेशेंट इन एंजाइटी वर्सन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मरीज को ये यकीन दिलाना है कि आप ठीक हो जाएंगे अगर ये जरूरी काम आप करें तो। कौन कौन से जरूरी काम है? ये काम कि जहां पर डस्ट से आप बचें, मास्क पहना करें, जिस चीज से एलर्जी है उसको ना खाया करें, हाँ तो फिर आपको एज्मा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उनको कहते हैं कि आप मतलब नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ सकते हैं। ये रीअश्योरेंस है। कीप द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन। अगर आप सीधा लिटाएंगे तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए कि लंग्स कंप्लायंस इतना नहीं होता और ना ऑक्सीजन इतना क्विकली जो है ना लंग्स को भर देते हैं। लिहाजा सेमी फॉलर फॉलर पोजीशन में यानी 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल पे आपने उनको रखना है, या फिर वो कुर्सी पर बैठे और टेबल सामने रख के उस पे वो टिक यानी सर रख के, तो इससे भी उनको आराम मिलता है। स्टार्ट ऑक्सीजन 50 to 60% इनिशियली, कंटिन्यू टिल द पेशेंट इज बेटर इन नॉट डिस्निक। ये जो है ये डिस्निक, ठीक है ना। डिस्निक का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेबुलाइज विद साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन फॉर इमीडिएट रिलीफ। ये साल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटेलिन क्या करते हैं
जो स्पाज्म है ट्रेकिया के मसल्स का उसको रिलीव कर देता है, और जब स्पाज्म रिलीव हो जाता है तो फिर अंदर सांस जो है ना वो ठीक चलती है। Salbutamol 5 milligram 1 ml with 1 ml normal saline. State repeat dose at 15 minutes if required during the first hour. Early for next few hours till bronchospasm is controlled. ये ब्रोंकोस्पाज्म के लिए दिए जाते हैं, तो ये आपको तरीका बता देते हैं कि कब कितने डोज में और कैसे आपने देना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर किसी बच्चे को मतलब उसकी मदर में है अस्थमा और बच्चे को बार बार एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, मतलब उसका मुसलसल डायग्नोसिस यही आ रही है, सर इसका मतलब है कि उसको भी अस्थमा हो सकता है? हो सकता है, यही तो हमने कहा कि जेनेटिक है, जेनेटिक हो सकता है, तो इसको फिर प्रिवेंट करना होगा, ठीक है ना। अगर बच्चे को है तो उसमें नेसेसरी एक्शन इमीडिएट आपने लेने होंगे, जैसे ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, नेबुलाइजर, ये सारी चीजें आपने करनी होगी। इस तरह होते हैं बच्चे, कभी माँ बाप को होते भी नहीं है लेकिन उनको होते हैं अप टू 5-6 ईयर जो है ना, वो फिर खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। नहीं सर, अगर माँ बाप को हो और मतलब बच्चे की अभी मतलब अर्ली 3 इयर्स तक हो उसको प्रॉब्लम, उसके बाद अभी ऐसा नहीं है, तो फिर सर इसका मतलब कि वो खत्म हो गया या उसको होने के चांसेस हैं? देखें, जरूरी नहीं है कि एक पैदाइश के वक्त हो, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो आप बचपन में भी हो सकते हैं, टीन एज में भी हो सकता है, मिडिल एडल्टहुड में भी हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं उनको, क्योंकि जीन वहां से आया हुआ है। अगर जीन में है तो किसी भी उम्र में हो सकता है, खत्म हो जाए दोबारा भी हो सकते हैं। अगर वो रिलीव हो जाए और दोबारा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसको तो या खुद एलर्जी है किसी एनवायरमेंटल उससे, या फिर जेनेटिक है, और वही चीज जिसको माँ बाप एलर्जिक थे ये बच्चा भी एलर्जिक है, तो उनको हो सकता है। अच्छा जी, सिकेवर आईवी लाइन, मतलब आईवी लाइन आप लगा देते हैं, ऐसे मरीजों को आईवी लाइन में क्या देते हैं? आप तो हॉस्पिटल में काम करते हैं। सर सोलोकार्टिव। हाँ, सोलोकार्टिव दे देते हैं, ये इधर लिखा हुआ है। सोलोकार्टिव से क्या होगा? सोलोकार्टिव क्या करता है? सर स्टीरॉयड है ना सर, सारे सिस्टम को बूस्ट करता है, तो उसकी वजह से। नहीं नहीं, बूस्ट अप तो अलग कहानी है। ये आप एक दो काम करते हैं, ये एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, फर्दर इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए हम दे देते हैं। इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो जाए। जाहिर सी बात है कि एक चीज बार बार ट्रिगर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उतने वो सेल सिक्रीट करते हैं और उस जगह पे जाते हैं जहां पर इरिटेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ेगा। हाइड्रोकार्टिसोन देंगे तो ये सोलोकार्टिव, ये क्या करेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो फिर धड़ाधड़ ये एसिनोफिल बेसोफिल ये सिक्रीट नहीं होंगे और वो अफेक्टेड एरिया में नहीं जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो नाली खुल जाएगी और आसानी से सांस ले सकेंगे। एंटीबायोटिक इफ देयर इज एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, और जो कि बार बार वो स्प्यूटम जो है वो पैदा होता है, तो अगर चांसेस है इन्फेक्शन के, एविडेंस कोई है, चांसेस नहीं बल्कि एविडेंस है, लगता है कि उसको फीवर है और स्प्यूटम जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, तो इससे ये साबित है कि इसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो उसको फिर एंटीबायोटिक। कौन से एंटीबायोटिक हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम ज्यादा कॉमन दे देते हैं, ये तो जरा बताएं। सर एरिथ्रोमाइसिन। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन और अगमेंटिन देते हैं। इसमें जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप है ना, अफ्लैक्स, वो ज्यादा काम करते हैं। अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक हैं तो वो काम करते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आप क्लेरेटिक भी देते हैं, जिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, आप अगमेंटिन भी देते हैं, ये दोनों काम कर जाते हैं तीनों। एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड म्यूकोलेटिक्स, हाँ, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड म्यूकोलेटिक्स क्या करेंगे कि आप जो भी अफेक्टेड एरिया है, मतलब ब्रोंकाई है, इसको नॉर्मल सेलाइन से बार बार जो ना नैब्स करेंगे। हाँ वो करेंगे, और इसको हाइड्रेट रखना है,
हाइड्रेट इसलिए रखना है कि जब इसको कांसी होते तो इन्हें पी सकता है ना कुछ कर सकता है, तो इसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा आपने इनको IV लाइन ड्रिप जो है नॉर्मल सेलाइन वो आपने देना होगा, और जब जरूरत पड़ती है तो आप 5% भी दे दें ताकि वो एनर्जी जो है ना वो रिस्टोर कर सके। अच्छा जी, अब नर्सिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। एक मरीज आपके पास आता है एजमा के साथ, पहले आप क्या करेंगे? आप मुझे 1 बाय 1 बता दें, शाबाश। सर उसे ऑक्सीजन अटैच करेंगे जो आपने बताया है। नहीं नहीं, असेसमेंट में क्या करेंगे? पहले आप असेस करेंगे पेशेंट को ना। जब आप असेस करेंगे सर उसकी हिस्ट्री लेंगे। हाँ जी, हिस्ट्री में क्या क्या अभी हमने तवील एक लिस्ट डिस्कस की, तो हिस्ट्री में क्या पूछेंगे आप? हिस्ट्री में पूछेंगे उससे कि एलर्जी वगैरह तो नहीं है उसको किसी चीज से, या उससे ये पूछेंगे कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री है, मतलब घर वालों में से, फैमिली में से किसी को इशू तो नहीं है। और जहां आप और रहते वहां सीजनल का जो टेम्परेचर कैसा एलर्जी है? होती है उसका भी। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछेंगे। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। हाँ, उनके बिहेवियर के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्मोकिंग करता हो, स्मोकिंग को एलर्जी है। हाँ, और कोई ड्रग यूज करें अगर। हाँ, जैसे एस्पिरिन टाइप ड्रग है, अभी हमने जिक्र किया था कि अगर कोई एस्पिरिन टाइप ड्रग है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्पिरिन टाइप ड्रग जो है ना वो ले रहा है और उसकी वजह से उनको एलर्जी हुआ है। एनिमल जो ऑक्यूपेशन का आप पूछते हैं, तो कहीं ऐसा काम तो नहीं करते कि इनका ज्यादातर वक्त जो है वो एनिमल के साथ गुजरता है, और एनिमल का जो डेंडर है, हाँ, जो डेंडर है जहाँ पे एनिमल को हाथ लगा देता है और उससे जो शेडिंग ऑफ होती है उससे कहीं एलर्जी तो नहीं है। हाँ, तो ये और पूरा एक लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं आप हिस्ट्री में उनसे पूछ सकते हैं। आपने ड्रग की बात की, फैमिली की बात की, ऑक्यूपेशन की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, हाँ, बिहेवियर की बात की, ये सारी चीजें आप पूछते हैं। अच्छा जी, assessment involves obtaining information about current symptoms as well as previous disease manifestation. A complete family environmental and occupational history is essential. Complete history अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है उस वक्त उनको एंजाइटी या उसकी वजह से हुआ हो। जब तक आप कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। कंप्लीट हिस्ट्री से फायदा ये होगा कि अगर माँ बाप को है तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट द चिल्ड्रन में आल्सो डेवलप द डिजीज। उसका ऑक्यूपेशन, उसका एनवायरमेंटल, ये पेशा, ये भी आपने पूछना होगा। अच्छा जी, ineffective airway clearance related to increased production of secretion and bronchospasm. Ineffective airway clearance ये आपके नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है जी। Ineffective airway clearance related to increased production of secretion and bronchospasm. हाँ हाँ पपी नोजी नोजी म्यूट कर दे प्लीज, माइक ये आप म्यूट कर दे ताकि आवाज ना आए। अच्छा जी, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। कोई एक नर्सिंग डायग्नोस बना के दे दे आप मुझे, साइन सिम्टम के बुनियाद पर कोई एक नर्सिंग डायग्नोस बना के दे दे। चले जी, आप में से कौन नर्सिंग डायग्नोसिस बना के देगा? हाँ जी, नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं पहले ये बताएं जरा। आरूसा आप ऑनलाइन है, आरूसा आप बता दें। जैनब आमिर है, फौजिया जहांगीर है। नर्सिंग डायग्नोसिस किस बुनियाद पर बनते हैं? साइंस सिम्टम्स साइन सिम्टम। तो साइन सिम्टम क्या होते हैं एजमा में? ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है।
डिस्निया होता है, डायफोरेसिस स्वेटिंग होती है, अल्टरेशन न्यूट्रिशन में होता है, अल्टरेशन इन कंफर्ट, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया होता है। तो इस पे आप नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाएंगे? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस आएगा सर। एक तो ये है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एयरवे क्लियर क्यों नहीं है? हाँ, ब्रोंकोस्पाज्म एंड स्प्यूटम अक्युमुलेशन, sputum accumulation and thickness of the airway, ये ineffective airway clearance है। हाँ जी। और altered breathing pattern that is dyspnea, due to dyspnea, that secondary is dyspnea। to हाँ, asthma, ड्यू टू डिस्निया नहीं होगा, अल्टरेशन कफ जो है वो है बजाते खुद डिस्निया। हाँ, कफ अल्टरेशन या कफ जो है वो डिस्निया है। तो डिस्निया रिलेटेड टू स्पाज्म ऑफ द ब्रोंकाई, स्पाज्म की वजह से डिस्निया होता है। और फिर altered nutritional status due to alteration in nutrition that is less than body requirement related to cough and irritation। जब वो इरिटेट होता है, कफ करता है, तो खाना पीना नहीं ले सकता ना। तो अल्टरेशन इन न्यूट्रिशन दैट इज लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, और खाना कम कब लेगा, किस वजह से लेगा? कि उनको कफिंग होती है, उनको सांस में तकलीफ होती है, उनको इरिटेशन होती है, एंजाइटी होती है, और एक अजीब किस्म की उनकी सिचुएशन होती है। तो इस वजह से सर अल्टरेशन इन कंफर्ट भी हो सकता है। अल्टरेशन इन कंफर्ट दैट इज अल्टरेशन इन कंफर्ट दैट इज चेस्ट पेन होता है उनको, दैट इज पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, रिलेटेड टू द यूज ऑफ चेस्ट मसल अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। जब वो यूज करता है तो वहां पर फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और डाइट हो गया। अच्छा, हाइपरथर्मिया हो सकता है, अल्टरेशन इन टेम्परेचर दैट इज हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन अगर हुआ है तो। चलिए जी, सो दीज आर द डायग्नोसिस: इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ secretion and bronchospasm, ineffective breathing pattern related to shortness of breath, mucus bronchoconstriction and airway irritants, activity intolerance due to fatigue, ineffective breathing pattern and hypoxemia, deficient knowledge of self-care strategies to be performed at home, ineffective coping related to reduced socialization anxiety, depression, lower activity level and the inability to work। आउटकम हमारे पास क्या आने चाहिए? ये सारे डायग्नोसिस जब हम बना देते हैं और इसके लिए हम काम करते हैं, तो आखिर में मरीज कैसा होना चाहिए, ये आउटकम कहलाते हैं। मरीज कैसा होना चाहिए एट द एंड, ये आउटकम है। अ डिक्रीजिंग रिस्पायरेटरी रेट टू विद इन नॉर्मल लिमिट्स, आपकी कोशिश यही होगी ना कि आप जो रिस्पायरेटरी रेट है उसको नॉर्मल रिदम पे ले आए। डिक्रीज डिस्निया, लेस नेजल फ्लेयरिंग एंड रिड्यूस यूज ऑफ एक्सेसरी मसल। जब आप इरिटेंट को हटा देते हैं, दवाई दे देते हैं, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो न नेजल फ्लेयरिंग होती है और न एक्सेसरी मसल्स होते हैं, न शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। तो ये भी आपके एक आउटकम में शामिल होना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन द इंटरवेंशन दैट यू कैरी आउट फॉर द पेशेंट, you will see the patient that he will not be having dyspnea, nasal flaring or the use of accessory muscles. He will get rid of all these symptoms. Decrease manifestation of anxiety, आप एंजाइटी को रिलीव कर दें। ऑक्सीजन सेचुरेशन ग्रेटर देन 95%, और ऑक्सीजन सेचुरेशन पे काम करें कि वो 95% हो, मतलब ऑक्सीजन उनको लगा दें। इंटरवेंशन क्या करेंगे? हमारे जो इंटरवेंशन है इस पेशेंट के लिए वो क्या होंगे? असेस द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, आप बार बार उसको चेक कर लिया करें। ऑब्जर्विंग रिस्पायरेटरी रेट एंड डेप्थ, और रिस्पायरेटरी रेट को देखें कहीं ये एबनॉर्मल तो नहीं है, चेस्ट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है या बहुत ज्यादा जो है ना अंदर की तरफ जा रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो ये आप देखेंगे। असेस ऑफ स्टर्नल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज,
ये भी देखें कि इनके मसल का जो चेस्ट मसल इसका इस्तेमाल है कि नहीं है। स्टर्नम बोन जो है जब चेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो ये आपको दिखाई देगा इसका इस्तेमाल। और दूसरा ये कि आया ये जब सांस लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता निकालता है इस तरह, ऐसे अगर निकालता है तो ये भी एक साइन है हाँ कि इसको एजमा है। गिवन प्लेस द पेशेंट इन द फॉलोअर पोजीशन, पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन पे रख के गिव ऑक्सीजन बाय फेस मास्क एज ऑर्डर, फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दे दे। गिव नेबुलाइजेशन यूजिंग एस्टालिन एंड एप्रावेंट, ये एम्प्रावेंट नहीं है, एप्रावेंट सोल्यूशन है। ये दोनों साल्ब्यूटामोल जैसे हैं जो आपके स्पेजम को कम कर देते हैं, ब्रोंकियोल को ब्रोंकाई को ओपन कर देते हैं। Monitor ABGs and oxygen saturation level to determine the effectiveness of treatments. Monitor ABGs and oxygen saturation level to determine the effectiveness of treatment. ABGs, arterial blood gases. Arterial blood gases में हम क्या करते हैं, आप लोग लेते हैं कि नहीं? CCU वाले तो लेते होंगे। हाँ जी जी सर लेते हैं। हाँ, उसमें क्या देखते हैं? उसमें पीएच देखते हैं, हाँ SO2 देखते हैं, और एसिडोसिस, उसका CO2 ऑक्सीजन देखते हैं, लेवल, उसमें ऑक्सीजन का लेवल भाई देखते हैं, का उसमें देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, ठीक है ना, कि कितना है। तो इसमें अल्कलोसिस और एसिडोसिस, ज्यादातर एसिडोसिस के लिए वो चेक करते हैं, एसिडोसिस डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, मॉनिटर एबीजीज हुआ। आउटकम अगर आप देखें, दूसरा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेक्रीशन इन ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है। आउटकम हमारा ये होगा कि डिक्रीज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग, जो एबनॉर्मल साउंड्स आ रहे हैं ये कम हो जाएंगे। डिक्रीज रोंची, रोंची का मतलब है खरखराहट करना, ये जो खरखराहट होती है ना जब आप सांस लेते हैं स्प्यूटम की वजह से आवाज चेंज हो जाती है, उसको खरखराहट कहते हैं, रोंची साउंड। डिक्रीज ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, कफ को हम डिक्रीज करेंगे। इसके लिए इंटरवेंशन क्या है? मॉनिटर द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्प्यूटम, असेस द क्लाइंट टू कफ इफेक्टिवली, encourage oral fluid to thin the secretion and replace fluids lost through rapid respiration, perform postural drainage, lung percussion and vibration. postural drainage क्या होती है? हाँ जी, postural drainage में बताए ना। पोस्चर का मतलब है पोस्चर, पोस्चर जो लेटा हुआ, लेट वाला एक पोस्चर है, बैठने वाला पोस्चर है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे पोस्चर्स हैं, इसको हम पोस्चर कहते हैं, पोस्चरल कहते हैं। हाँ जी, पोस्चरल। तो ड्रेनेज का क्या मतलब है कि जो सिक्रीशन आप बाहर निकालते हैं, मरीज इस तरह कैसे सिक्रीशन इनका बाहर निकलेगा? पोस्चरल ड्रेनेज की वजह से। जब आप पोस्चर उसका चेंज करेंगे, वो अगर कड़ा है तो नहीं होगा, एक साइड पे लेटेगा तो वो सिक्रीशन मुंह की तरफ आएगा और वो स्पिट आउट करेगा, वो फिर स्पिट आउट करेगा, लंग से बाहर आएगा। लंग परकशन है, परकशन में हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये चेस्ट है, इसको ऐसे करते, ये तमाम साइड पे इस तरह करते हैं, हाँ, तो वो जो सेक्रीशन होती है लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल के अंदर जो सेक्रीशन है वो लूजन हो जाती है, और फिर जब मरीज को आप कहते हैं कि कफ करें तो कफिंग से वो स्प्यूटम जो है ना बाहर निकलता है। एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मशीन कोई आप लगा दें, हाँ, जिसमें आप वाइब्रेट करें पूरे सीने पर, तो वो सेक्रीशन को लूजन कर देते हैं और कफ की सूरत में बाहर निकलते हैं। गिव एक्सपेक्टोरेंट एज प्रेस्क्राइब, एक्सपेक्टोरेंट में कौन सी दवाई आती है? शरबत का नाम ले लें, सिरप का नाम ले ले, शरबत का कौन सा शरबत है जो एक्सपेक्टोरेंट है? ये माइक ये अपना वाला साइड म्यूट कर दे। हाँ जी सर, हाइड्रालिन सिरप देते हैं हम लोग। हाइड्रालिन है और पल्मोनाल है, ठीक है, और कोसोम जो है ना वो सिरप देते हैं। आजकल ज्यादातर यूज होता है ड्राई और
और प्रोडक्टिव कफ दोनों के लिए एसिफाइल होता है, एसिफाइल वो ज्यादा इफेक्टिव है। डू फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस, कभी राइट कभी लेफ्ट साइड पे, कभी सेमी, कभी 30 डिग्री एंगल पे, उनका पोजीशन जो है ना वो चेंज करते रहे। अच्छा जी, ये डायग्नोसिस हैं कि नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू यूज ऑफ इनहेलर एंड नेबुलाइजर मशीन। अगर वो नॉलेज डेफिसिट है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नॉलेज डेफिसिट है रिलेटेड टू इनहेलर और मेडिकेशन, क्या करेंगे उसके लिए? सर उन्हें बताएंगे कि नेबुलाइजर कैसे यूज करना है और कौन सी मेडिसिन वो घर पे भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, कौन से मेडिसिन कितने वक्फे के बाद, दिन में कितनी दफा आप यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में कौन सा यूज करते हैं, इनहेलर को किस तरह पकड़ते हैं, और फिर कफिंग एक्सरसाइज, ये सारे बता देते हैं तो नॉलेज जो है ना उनका इंप्रूव हो जाता है। सिर्फ इनहेलर नेबुलाइजर से रिलेटेड है तो इनहेलर नेबुलाइजर से मुताल्लिक आप करेक्ट टेक्निक्स उनको बता दें। Show the each part of evidence and explain the function of inhaler service device. Device. Demonstrate, explain the patient about correct use of device and how to care of the device. Observe the client use of the inhaler to ascertain, to obtain whether the medication is entering the airway or not. ठीक है जी, तो इसके लिए आपने ये इंटरवेंशन करनी है। ये एक तरीका है जिससे आप इनहेलर उनको बता सकते हैं। अच्छा, ये डायग्नोस है सर, एक्सक्यूज मी जी जी सर, इनहेलर को माउथ के कौन से पार्ट में रखते हैं, और ये बताएं कि जब ये एक्सहेल करना है या इनहेल करके इसको इनहेल करना है, आपने इसको मुंह में इसी तरह रखना होगा। मैं आपको बताऊं, शायद पेशेंट को आपने दिया होगा। सपोज ये इनहेलर है, मेरे पास ये पेन है, इसको जब आप होंठ को बिल्कुल उसी वक्त खोलना नहीं, होंठ को बंद रखिए ताकि ये दवाई अंदर जाए, और फिर फौरन उसके बाद आप इनहेल कर दें और एयर को, ताकि ये अंदर चला जाए और वहां पर जो लोकल आपके जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसको डायलेट कर दें। ये लोकल के लिए होता है जी सर, ठीक है ना। The client will express an understanding of the conflict involved with maintain the present lifestyle and its effect on asthma. इसके लिए क्या करते हैं देखिए, encourage client to stop smoking, elimination of irritant as much as possible, encourage for use of mask to protect from dust, advise patient not to directly expose in cold, advise to keep the emergency medicine at any time with him or her, take special precaution while caring the pets. अच्छा जी, ये अनदर डायग्नोसिस है। इसमें है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू फटीग, रिलेटेड टू फटीग, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड हाइपोक्सीमिया। आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, मामूली सा काम चल जाते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी सांस फूल जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है? मेंटेन रिस्पायरेटरी डेप्थ एंड रेट वाइल एक्टिविटी के दौरान जो है रिस्पायरेटरी डेप्थ और रेट नॉर्मल करना है। डिक्रीज डिस्निया, decrease manifestation of anxiety, increase participation in activity of daily living. अच्छा जी, assess level of activity tolerance and degree of fatigue, lethargy and malaise when performing routine ADLs. Activity of daily life, ADLs activity of daily life, वो activity आप क्या करते हैं कि आप assess करते हैं activity tolerance को, the degree of fatigue, कितना वो चल सकता है उतना चले, ज्यादा ना चले। मलेज, पूरे बॉडी में पेन होता है व्हेन परफॉर्मिंग रूटीन एडीएल, और जब रूटीन के एक्टिविटी जो ना वो परफॉर्म करता है। रूटीन की एक्टिविटी उस मरीज के लिए क्या होते हैं? नमाज पढ़ना, चलना फिरना, बात करना, वॉशरूम तक जाना, ये उनके एक्टिविटीज होती है। असेस विद एक्टिविटीज एंड हाइजीन व्हेन फटीग, encourage for rest when fatigue, finish the procedure within a shorter period of time to avoid extra exertion, give rest period between the procedure, monitor the oxygen saturation frequently, provide oxygen necessary during the activity. अब another diagnosis है प्रिवेंशन। अब क्या है इसका? प्रिवेंशन फॉर एज्मा, जो जनरल प्रिवेंशन है वो आप क्या करेंगे? हाँ जी, चले आप बताएं प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो आपने देख लिया। हाँ जी
ये सर जैसे अब किसी को चलने की वजह से मतलब एक्स्ट्रा एक्सर्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा तेज चलता है, उसकी वजह से होता है, तो वो कोशिश करे कि थोड़ा आहिस्ता चले। अगर किसी को मतलब डस्ट एलर्जी है तो वो मास्क यूज करें। और सर मतलब ऑक्यूपेशनल है तो वो जहाँ पे अपने काम वाले एनवायरनमेंट पे भी सर मास्क यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रिवेंशन है। Asthma is not totally a preventable disease. However, the person should take precaution from allergen related to occupational exposure and household exposure. Use of face mask, avoid upper respiratory infection as much as possible, avoid smoking in smoky environment, and avoid passive smoking. Passive smoking क्या होती है? सर अगर कोई हमारे पास बैठ के सिगरेट पी रहा हो तो जो और आप उनको इनहेल कर होता रहे है। हैं। Exactly. जी सर। You can reduce asthma symptom by avoiding known triggers. Known trigger जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है, and substances that irritate the airways. Cover bedding with allergic proof casing to reduce exposure to dust mites. Dust mite जो डस्ट के जर्रात हैं, हाँ, वो अगर आपके बेड पे पड़ जाते हैं और वो रहते हैं उधर बेड में, उससे आपको एलर्जी होती है, तो इस तरह का शीट पहनाया जाए अपने बेड बिस्तर को, जिस पे ये डस्ट अगर पड़ते हैं और उधर झाड़ने से फिर वो फौरन या खत्म हो जाते हैं या रहते नहीं है। तो इस तरह रिमूव कारपेट फ्रॉम बेडरूम्स एंड वैक्यूम रेगुलरली। अगर कारपेट में डस्ट पड़ता है और उससे एलर्जी है तो कारपेट को रूम से निकालें। यूज ओनली अडोरलेस डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग मटेरियल इन द होम। घर में ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें जिसका स्मेल ना हो। Keep humidity level low and fix leaks to reduce the growth of organisms such as mold. Mold जो फंजाई होती है ना, mold. Keep the house clean and keep food in containers and out of bedrooms. This helps reduce the possibility of cockroaches, which can trigger asthma attacks in some people. जहाँ पर खुराक होते हैं वहाँ पर कॉकरोचेस का भरमार होता है, तो लिहाजा आप क्या करते हैं कि आप खुराक की चीज़ों को कमरे से हटा देते हैं जहाँ पर आप सोते हैं, तो कॉकरोचेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं और फिर वो एक तरह से आप प्रिवेंट कर लेते हैं। तो पर्सन इज एलर्जिक टू एन एनिमल दैट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द होम एंड द एनिमल शुड बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द बेडरूम। अगर जैसे इमरान खान है तो उसके घर में अगर कुत्ता है तो वो ऑल द टाइम उनके रूम में होता है। अगर इसी को वो एलर्जिक है तो उसको चाहिए कि उसको बाहर भले रहे घर में, लेकिन बाहर किसी और जगह पर रखे, अपने घर कमरे से निकाले सोने के बेड से। पर्सन विद एज़्मा शुड आल्सो अवॉइड एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डस्ट एंड अदर इरिटेटिंग फ्यूम्स एज मच एज पॉसिबल। Persons with asthma should also air pollutant, industrial dust and other irritating fumes as much as possible.